ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 और रूल्स 1945। मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि 1940 में ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट इफेक्ट में आया और 1945 में इसके रूल्स ड्राफ्ट किए गए। अब प्रॉब्लम थी कि जो दूसरी मेडिसिन हैं जैसे कि आयुर्वेदिक, सिद्धा, यूनानी मेडिसिन, होम्योपैथी मेडिसिन, योगा, नेचुरोपैथी, तो ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, उनके लिए भी कुछ रेगुलेटरी इश्यूज होने चाहिए, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में जब यहाँ इंडस्ट्रीज नहीं थी, मैन्युफैक्चरिंग वगैरह के, यहाँ पे बड़ी प्रॉब्लम थी। यहाँ पे लोग मेडिसिन जो है इम्पोर्ट करते थे बाहर से, वो कंडीशन खत्म हो गई। तो लोगों ने क्या किया, जो है यहाँ मेडिसिन जो है मैन्युफैक्चर करना शुरू किया। तो उसमें मैन्युफैक्चरिंग में फिर वो चीटिंग भी होने लगी। तो बाद में उसको देखते हुए कि जो कमिटीज़ थी उन्होंने जो है कुछ रिकमेंडेशन रखे और उसके बाद में ये जो है रूल्स बनाए गए सारे, ठीक है नहीं, उसमें सारे जो है रूल्स बनाए गए, सारे एक्ट बनाए गए। फिर गुड मॉर्निंग सर। ठीक है, अब उसी के इसमें जो है बाद में ये जो कुछ रेगुलेशंस थी कि उनके लिए भी रेगुलेशन होने चाहिए, जैसे कि आयुर्वेदिक, सिद्धा और यूनानी जो मेडिसिन हैं उनके लिए भी कुछ ना कुछ रेगुलेशंस होनी चाहिए। तो उसके रिगार्ड में ये चीज़ें ड्राफ्ट की। अब इसमें जैसे ASUDTAB आप लोगों ने फॉरेंसिक फार्मेसी में पढ़ा है पहले, ये ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, ये क्या करता है, एक एडवाइजरी बोर्ड बनाती है सेंट्रल गवर्नमेंट। उसका काम क्या होता है कि जो टेक्निकल इश्यूज पे वो जो है गवर्नमेंट को जो है एडवाइस करता है, उसको गाइड करता है। ऐसे एक ASUDTDCC आयुर्वेदिक, सिद्धा, यूनानी ड्रग कंसल्टेटिव कमिटी ये बनाए। और फिर रेगुलेशन ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ ASU ड्रग्स, ठीक है। और मैन्युफैक्चरिंग कैसे की जाए, शेड्यूल टी में इसका आता है कि GMP गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, जो एलोपैथिक मेडिसिन हैं उनको मैन्युफैक्चर करने के लिए शेड्यूल M, आपने पढ़ा होगा फोरेंसिक फार्मेसी में, वो शेड्यूल M के अंडर में आता है। उसमें भी तीन कैटेगरीज हैं, शेड्यूल M1, M2 और M3, ठीक है। अलग अलग कैटेगरीज की मेडिसिन के लिए अलग अलग गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस हैं, ठीक है। कि उसमें फैक्ट्री कैसे होनी चाहिए, वर्किंग एरिया कैसा होना चाहिए, वर्किंग स्टाइल क्या सही होनी चाहिए, इंस्ट्रूमेंट्स कैसे होने चाहिए, वो सब चीज़ें उसमें दिया हुआ है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस में, जिससे कि सेफ एंड इफेक्टिव जो है मेडिसिन जो हमें मिल पाए। इसीलिए इसी के चलते जो है ये जो ट्रेडिशनल मेडिसिन हैं, आयुर्वेदिक, सिद्धा, यूनानी मेडिसिन हैं, इनको मैन्युफैक्चर करने के लिए जो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस हैं वो आती हैं शेड्यूल टी के अंडर में। इसमें आती हैं शेड्यूल टी के अंडर में आती हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से हमें इसको पढ़ना है। हमने कल भी काफ़ी हमने देखा था, हमने चीज़ें शोएब खान, ठीक है। तो ये तो हम सब देख ही चुके थे भाई, रेगुलेटरी इशूज जो कि रेगुलेटरी एजेंडा दैट एंड मॉनिटरिंग ऑफ क्वालिटी, सेफ्टी एंड एफिकेसी ऑफ ड्रग्स बिलोंगिंग टू आयुर्वेदिक, सिद्धा एंड यूनानी मेडिसिन has adequate provisions under the Drug and Cosmetic Act 1940 and Drug and Cosmetic Act 1945 रूल्स में जो है, ठीक है। तो ये तो हम कल देख चुके थे कि ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी बनाई, ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड आयुर्वेदिक, यूनानी मेडिसिन के लिए जो है ये बनाया गया। ये सब हम देख चुके थे। इनका हमने कुछ जनरल एस्पेक्ट्स हमने देखे, आयुर्वेदा क्या है, सिद्धा क्या है, यूनानी क्या है, ठीक है नहीं, तो ये सब हम देख चुके। सर कौन कौन आया बनया? धर्मेंद्र कुमार। सर मेरा भी नाम लिख लियो। कौन? मोहन। तुम्हारा नाम का DRS लगा हुआ है भाई, पहले ही ये तो ये जो है ये कुछ जनरल एस्पेक्ट्स हुए। तो कल हमने देखा था कि रेगुलेशंस क्या हैं इंडिया के अंदर ASU मेडिसिन की जो है। तो ASU फिर से रिपीट करता हूँ मैं, आयुर्वेदिक, सिद्धा एंड यूनानी मेडिसिन
कि क्वालिटी को इंश्योर करने के लिए और इसी क्वालिटी को इंश्योर एनहांस करने के लिए, क्वालिटी वाइज क्वालिटी को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने शेड्यूल टी के अंडर में गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस जो है वो ड्राफ्ट की, उनको नोटिफाई किया, ठीक है, जो कि ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 में ही आती हैं। और इसमें इन्होंने क्या है हुआ कि विच आल्सो इंश्योर रॉ मटेरियल यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग्स आर ऑथेंटिक। उन्होंने क्या है कि जो रॉ मटेरियल यूज होता है ड्रग्स के अंदर वो ऑथेंटिक होना चाहिए, प्रेस्क्राइब्ड क्वालिटी का होना चाहिए और फ्री फ्रॉम कंटामिनेशन होना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए और भी चीज़ें हैं, जैसे GAP गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, GACP गुड एग्रीकल्चरल क्लिनिकल प्रैक्टिसेस, इन सब की जो है गाइडलाइंस जारी की गई। और इसमें जो है क्योंकि गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस जब होंगी तो उनको टाइमली उनको जो है जो क्रॉप केयर है उसको पूरी कंडीशंस दी जाएंगी, तो उसमें रॉ मटेरियल भी हमारा अच्छी क्वालिटी का आएगा। और अगर रॉ मटेरियल अच्छी क्वालिटी का होगा तो जाहिर सी बात है कि जो मेडिसिन हैं वो भी इफेक्टिव मेडिसिन और जो थेरेप्यूटिक एफिकेसी मेडिसिन की ज़्यादा होगी। तो इन सब की गाइडलाइन जारी की गई, कल हमने इसके बारे में देखा था। उसके बाद में एक चीज़ और देखे हम जो है कि ये सब किस हम जो पढ़ रहे हैं वो क्या है, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940। तो अब यहाँ पे कि ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 है क्या, बेसिकली ये इंपोर्ट, मैन्युफैक्चर, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स, इनके जो रूल्स हैं इनको इंपोर्ट, मैन्युफैक्चर, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल्स ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स को रेगुलेट करने के लिए ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट जो है इफेक्ट में आया। अब यहाँ इसमें 1969 में एक सेपरेट चैप्टर इसमें ऐड किया गया जो AS मेडिसिन का, आयुर्वेदिक एंड जो है यूनानी मेडिसिन का। इससे पहले जो जो भी प्रोविजंस थे इसके अंदर वो सारे के सारे केमिकल ड्रग्स के लिए थे, केमिकल सिंथेटिक ड्रग्स के लिए थे, ठीक है। बाद में इसमें कुछ और अमेंडमेंट्स हुए, जैसे 1983 में, 1987 में, 94 में और 2002 में भी इसमें फिर से कुछ सब्स्टिट्यूशन हुए, कुछ अमेंडमेंट्स हुए। इसके बारे में हमने कल पढ़ा भी था कि शेड्यूल्स क्या क्या है इसमें, शेड्यूल फर्स्ट शेड्यूल एंड सेकंड शेड्यूल और शेड्यूल ई, शेड्यूल टी, ठीक है। फर्स्ट शेड्यूल के बारे में हम कल हमने पढ़ा था, इसको आप देखेंगे ये क्या है कि इसमें जो शेड्यूल फर्स्ट है इसमें क्या है कि इसमें लिस्ट है जो बुक्स हैं, जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं जो आयुर्वेदिक सिद्धा यूनानी मेडिसिन के मैन्युफैक्चरिंग में जिनको फॉलो किया जाता है उनको बुक्स को लिस्ट किया गया इसके अंदर शेड्यूल ए में। तो इसका मतलब ये हुआ जो भी मेडिसिन को मैन्युफैक्चर की जाएंगी तो इसमें जो बुक लिस्टेड हैं वही ऑथेंटिक बुक्स हैं और उन्हीं के अकॉर्डिंगली उनको मैन्युफैक्चर किया जाएगा। दूसरी चीज़ है सेकंड शेड्यूल जो है इसका कब ये फोर्स में आया इसकी डेट लिखी है इसमें। और दूसरा क्या है कि इसमें कि क्या क्या स्टैंडर्ड्स उसमें मैन्युफैक्चरिंग ड्रग्स में रखने हैं, कि मैन्युफैक्चरिंग जो ड्रग मैन्युफैक्चर होगी उसमें क्या क्या स्टैंडर्ड्स होने चाहिए। मान लिया किसी की ऐश वैल्यू है उसको कितना होना चाहिए, उसका एक्सट्रैक्टिव वैल्यू है तो उसकी कितनी होनी चाहिए, तो वो सब मेंशन्ड है पहले से ही। हम लैब में भी काम करते हैं तो हम एक स्टैंडर्ड वैल्यू को ध्यान में रखते हैं, तो इसमें ये उसमें दिया गया। उसके बाद में शेड्यूल ई में क्या है कि जो आयुर्वेदिक मेडिसिन या यूनानी सिद्धा मेडिसिन में जो पॉइजनस सब्सटेंसेस हैं उनको लिस्ट किया गया। और शेड्यूल टी में जो है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस फॉर आयुर्वेदा सिद्धा एंड यूनानी मेडिसिन को जो एनलिस्ट किया गया, इसमें इसी के अकॉर्डिंगली जो है ये इसमें मैन्युफैक्चरिंग होती है। तो ये सब चीज़ें इसमें कल हमने देखी थी। इसके बाद में कुछ रूल्स भी थे, रूल्स हमने देखे थे कि रूल्स के कुछ पार्ट्स थे, उनके अलग अलग एक्शंस थे, उनको एक बार आप देखेंगे, ठीक है। वो उनको कुछ ज़्यादा समझने की है नहीं इसमें आप, है ना। और आगे आते हैं ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड। ये ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड जिसमें हमने शुरू में दिया है ये है आपका जो है एलोपैथिक मेडिसिन के लिए या जो है केमिकल मेडिसिन के लिए। इसमें कल मैंने डिस्कस किया था इस कौन से, इसमें मैं जस्ट इसलिए दिया इसको मैंने आपको जिससे कि आपको थोड़ा सा रिवाइज हो जाए, समझ में आ जाए कि जो है ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड है क्या चीज़। इसमें कुछ मेंबर्स हैं, इसको द सेंट्रल गवर्नमेंट को कंस्टिट्यूट करता है इसका एडवाइस DTAB को। और जो जो DTAB होता है ये टेक्निकल इश्यूज पे, टेक्निकल मैटर्स पे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को ये क्या करता है, एडवाइस करता है, ठीक है। तो इसमें जो इसके मेंबर्स हैं ये अलग अलग मेंबर्स हैं बहुत सारे इसमें, और मैंने कल हम कल डिस्कस किया था। और लेकिन ये जो अब DTAB है, अगर क्वेश्चन एग्जाम में आता है आपको ये नहीं लिखना है,
ये आपको नहीं लिखना है, क्योंकि हमारे ये सिलेबस में नहीं, ये चीज़ नहीं है। लेकिन जस्ट इसलिए हमने इसको यहाँ पे डाला ताकि आपको जो आगे पढ़ना आसान हो जाए। अब यहाँ पे इसने क्या कि जो DTAB बनता है उसका जो कार्यकाल होता है, उसका जो वर्किंग पीरियड होता है, वो भी जो है 3 साल के लिए होता है। तो जो चेयरमैन होते हैं, जो इसके DTAB के जो मेंबर्स होते हैं, इलेक्टेड मेंबर्स हैं, वो सब क्या है 3 साल के लिए होता है। और हालांकि 3 साल के बाद में वो एलिजिबल हैं री नॉमिनेशन और री इलेक्शन के लिए भी। ठीक है। इसके बाद में कुछ और रूल्स इसमें थे कि बोर्ड जो है क्या कर सकता है, में सब्जेक्ट टू प्रीवियस अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, मेक बाई लॉज फिक्सिंग ऑफ quorum एंड रेगुलेटिंग इट्स ओन प्रोसीजर एंड द कंडक्ट ऑफ बिजनेस टू बी ट्रांजिटेड बाय इट। ये सब जो है इसमें कल हमने वो भी देखे थे कि अगर 3 साल की इसका कार्यकाल होता है, सब कमिटीज को भी कंस्टिट्यूट कर सकता है बोर्ड। और उसके बाद में वो जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर से लगता है तो वो एक सेक्रेटरी अपॉइंट करती है और क्लरिकल स्टाफ को उसको दिया भी उसको अपॉइंट करता है इसको स्मूथ वर्किंग के लिए। ये तो हो गया आपका जनरल। लेकिन आपको अगर एग्जाम में आता है तो ये नहीं, आपके ये एग्जाम में नहीं आएगा। अगर आपके एग्जाम में आएगा तो आएगा ASUDTAB। समझ में आ रही बात मेरी? नहीं, ASUDTAB आपके एग्जाम में आएगा, अगर आएगा तो आपको ASUDTAB लिखना है। तो ASUDTAB जब आप ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट देखेंगे तो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के चैप्टर 4A में, इसमें चैप्टर 4A में जो प्रोविजंस फॉर आयुर्वेदिक सिद्धा एंड यूनानी मेडिसिन के लिए वो जो प्रोविजंस हैं, जो गाइडलाइंस हैं वो दी गई हैं। तो उसमें अलग अलग सेक्शंस हैं उसमें, जो है ना, उसमें जैसे कि अब सेक्शन 33C ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 का सेक्शन 33C ये चैप्टर 4 के अंदर है, चैप्टर 4A के अंदर है। तो इसके अकॉर्डिंगली क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन ऑफ ऑफिशियल गजट एंड विद इफेक्ट फ्रॉम सच डेट as may be specified therein constitute a board to be called Ayurvedic Siddha and Unani Drug Technical Advisory Board to advise the central government and the state government on technical matters arising out of this chapter and carry out the other function assigned to it by this chapter। ठीक है। नहीं तो क्या करता है कि जो सेक्शन 33C सेक्शन 33C जो है उसके अकॉर्डिंगली जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट का है, जो चैप्टर 4A में है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में, तो उसके अकॉर्डिंगली जो है सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ये नोटिफाई करती है और ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड को ASUDTAB को कॉन्स्टिट्यूट करती है। इसका वर्क क्या होता है, फंक्शन क्या होता है इसका, कि ये जो है टेक्निकल जो मैटर्स हैं, टेक्निकल जो इश्यूज हैं, उनके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट को ये एडवाइस करता है। ठीक है। इसके बाद में आप देखेंगे कि इसमें जो मेंबर्स हैं उसमें तो बहुत सारे मेंबर्स थे, लेकिन इसमें इतने नहीं है जो। और इसमें आप देखेंगे जो पहला जो मेंबर होता है वो होता है डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस, DGHS। डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, ये एक्स ऑफिशियल मेंबर है। ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया दूसरा, इसमें DC ऑफ इंडिया, वो एक्स ऑफिशियो है। और तीसरा इसमें होता है कि प्रिंसिपल ऑफिसर। प्रिंसिपल ऑफिसर कौन जो है, डीलिंग विद इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन इन द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। अब गवर्नमेंट में से जो है जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में से एक में इसमें जो प्रिंसिपल ऑफिसर होता है। 3 तो ये हो गए। चौथा इसमें है कि CDL सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी कोलकाता कैलकाटा, इसका भी जो डायरेक्टर होता है वो भी इसका मेंबर होता है। और इसमें 5th मेंबर है वो 1 पर्सन होल्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नमेंट एनालिस्ट अंडर सेक्शन 33F, है ना। आप अगर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट देखेंगे तो इसमें सारे सेक्शन आपको मिल जाएंगे। तो सेक्शन 33F के अंडर में जो गवर्नमेंट एनालिस्ट होता है, तो एक मेंबर ये भी होता है जो जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है। छठा मेंबर इसमें जो होता है वो एक फार्माकोग्नोसिस्ट होता है। फार्माकोग्नोसिस्ट उसको भी सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है। और 7वां जो मेंबर होता है, 7th मेंबर, इसमें एक फाइटोकेमिस्ट टू बी नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब यहाँ पे जो 8th जो है, 8th में इसमें 4 पर्सन, 4 पर्सन जो है नॉमिनेट किए जा जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। इसमें से जो 2 लोग होते हैं, 2 मेंबर होते हैं, वो आयुर्वेदिक फार्माकोपिया कमेटी से होते हैं। एक मेंबर इसमें यूनानी फार्माकोपिया कमेटी से होता है और एक मेंबर इसमें सिद्धा फार्माकोपिया कमेटी से होता है। क्योंकि हम बिकॉज वी आर स्टडीइंग अबाउट द आयुर्वेदिक सिद्धा एंड यूनानी मेडिसिन,
तो 2 मेंबर आयुर्वेदिक फार्माकोपिया कमेटी से, 1 मेंबर जो है सिद्धा फार्माकोपिया कमेटी से और 1 मेंबर यूनानी फार्माकोपिया कमेटी से। तो ये नंबर 8 हो गया। नंबर 9 में क्या है कि इसमें एक टीचर इसमें होता है जो कि किसी गवर्नमेंट अप्रूव्ड आयुर्वेदिक कॉलेज में होते हैं। उसमें से कोई द्रव्य गुना और भेषज कल्पना सब्जेक्ट होते हैं इनके आयुर्वेदा में। तो द्रव्य गुना एंड भेषज कल्पना के टीचर इसका जो मेंबर होता है। और एक यूनानी में से भी इसका मेंबर होता है एक टीचर यूनानी का, इल्मुल अदविया एंड तकलिस व दवा साजी के इसमें भी एक इस मेंबर हो गया। और एक टीचर होता है ऐसे गुना पदम इन गुना पदम टू बी नॉमिनेट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट सिद्धा से। मतलब यूनानी आयुर्वेदिक यूनानी और सिद्धा तीनों में से एक एक टीचर इसका मेंबर होता है। ठीक है। बोलो बोलो, आवाज नहीं आ रही है आपकी क्लियर। हेलो गोना गोना पादम अरे गुआना और पदम ये नॉमिनेटेड बाय भाई सर, इस नाम का क्या मतलब होगा? अरे टीचर भाई ऑफ ये मतलब सब सर टीचर। सब्जेक्ट्स हैं ये आयुर्वेदिक यूनानी सिद्धा के। यानी अब मैं फार्मेसी का आदमी हूँ तो मुझे सब्जेक्ट के बारे में इतनी अच्छी नॉलेज नहीं है उसके बारे में, बस मुझे सब्जेक्ट का नाम बता दिया आपको मैंने। जैसे तुम्हारा नाम असलम है तो तुम्हारा नाम असलम है, असलम को अब मोहन को नहीं पता असलम का मतलब क्या होता है। अभी अगर मोहन से पूछ रहा हूँ असलम का मतलब क्या होता है, मोहन नहीं बता पाएगा। नहीं सर, इसको नहीं कह रहा हूँ सर, जो इसके टीचर इन जैसे सब्जेक्ट्स फार्माकोलॉजी है तो सर अरे भाई टीचर होगा वो। ये सब्जेक्ट्स हैं क्योंकि आयुर्वेदिक सिद्धा और यूनानी मेडिसिन तीन ये हम जो है जो डीटीए भी है ये इसका है। तो एक टीचर आयुर्वेदिक का होगा जो जिसका द्रव्य गुना और भेषज कल्पना ये आयुर्वेदिक का सब्जेक्ट है। एक टीचर यूनानी से हो गया जो कि इल्मुल अदविया और तकलीस दवा साजी इसका टीचर है। अब आप मुझसे इल्मुल अदविया या तकलीस व दवा साजी के बारे में पूछने लगो तो मैं शायद नहीं बता पाऊंगा। नहीं इसमें अगर वो सर आप मैं जो है, इसको नहीं बोल रहा, तो और आप यही दूसरा बोल एक रहे थे। गुना पदम, गुना पदम में जो है ये भी एक सब्जेक्ट हो गया उनका सिद्धा का। आप अगर आप जो है इनको नेट पे जाकर के देखोगे तो आपको इजीली मिल जाएंगे, है ना। आप अगर आप नॉलेज को अपना अपग्रेड करना चाहो, अदरवाइज अगर जहाँ ओके तक पास होने की उसकी बात है तो आपको इतना जितना इसमें लिखा है उतना लिखना काफी है। ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। देन उसके बाद में जो है अभी ये हो गए इसमें एक टीचर होगा तीनों सब्जेक्ट में से। और 3% जो है इसमें 3% जो है वो क्या है कि वन ईच टू रिप्रेजेंट द आयुर्वेदिक सिद्धा एंड यूनानी ड्रग इंडस्ट्री। इनको भी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट जो है 3 लोगों को अपॉइंट करती है, इसमें 3 लोगों को नॉमिनेट करती है जो किसमें से एक आयुर्वेदिक में से, एक सिद्धा में से और एक यूनानी ड्रग इंडस्ट्री में से। जो इंडस्ट्रीज हैं जो ड्रग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं आयुर्वेदिक सिद्धा यूनानी ड्रग्स को, उनमें से भी एक एक आदमी को एक एक पर्सन को सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है। जिससे कि अगर कोई इशू है मैन्युफैक्चरिंग में, मैन्युफैक्चर के रिगार्ड में अगर कोई इश्यूज है तो वो उस इश्यूज पर टेक्निकल जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको वो डिस्कस कर सकें। ठीक है। अगर कोई लिटरेचर से संबंधित कोई इशू है तो सर टीचर्स हो गए उसमें। ठीक है। और अगर कोई जो है फार्माकोपिया की से रिलेटेड इश्यूज है उसमें फार्माकोपिया मेंबर हो गए उसमें दो दो फार्माकोपिया आयुर्वेदिक के दो आयुर्वेदिक के दो जो है एक आपका यूनानी का एक सिद्धा का। तो मतलब अलग अलग सब्जेक्ट्स में अलग अलग चीजों को देखते हुए सब चीजों को इसमें जो है इसमें डाला जाता है जिससे कि कोई भी प्रॉब्लम ना आए। ठीक है। इसके बाद में ये आ गया। अब इंडस्ट्री के भी लोग इसमें हो गए, है ना, और टीचर्स भी इसमें हो गए सभी सभी के। और इसमें फार्माकोपिया कमेटी के भी मेंबर्स हो गए। और इसमें जो है फाइटोकेमिस्ट भी हो गए, इसमें फार्माकोग्नोसिस्ट भी हो गए। इसमें जो है आपका जो है सभी जो जो प्रिंसिपल लेबोरेटरीज हैं तो उनके डायरेक्टर्स भी हो गए, डीजीएचएस हो गए इसमें जो कि है, और ड्रग कंट्रोलर भी हो गए इसमें। ठीक है जी। और मिनिस्टर ऑफ हेल्थ के प्रिंसिपल ऑफिसर भी हो गए, और सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी कोलकाता के डायरेक्टर भी हो गए इसमें। और ये सब सारे मेंबर इसमें हो गए। अब इसमें आगे आता है जो आगे इसमें इंडस्ट्री के लोग भी हो गए इसमें, है ना। और लास्ट इसमें क्या है कि जो 3% है वो कहाँ है, ईच फ्रॉम अमंग द प्रैक्टिशनर्स। सब आ गया इसमें, इंडस्ट्री के लोग भी आ गए, टीचर भी आ गए, है ना। और जो है डायरेक्टर्स भी इसमें आ गए, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो नॉमिनेट किया वो भी लोग भी आ गए इसमें। बचता कौन है अब, वो जो प्रैक्टिशनर्स जो डॉक्टर्स जो हैं जो इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं वो भी तो हैं, बच गए। अब दवाइयाँ लिटरेचर सर्च करेंगे, दवाइयों को बनाएंगे, दवाइयों को सारे काम हो गए। लेकिन जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके सामने भी तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम फेस करेंगे।
वो मेडिसिन इफेक्टिव है कि नहीं है, कुछ साइड इफेक्ट तो नहीं है, पेशेंट्स के रिस्पॉन्स कैसा है उसका, तो उसको देखते हुए 3 मेंबर इसमें जो है, जो प्रैक्टिशनर्स होते हैं आयुर्वेदिक, सिद्धा और यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन के, उनको भी DTAB में जो है इन्वॉल्व किया जाता है, शामिल किया जाता है। ये इनको भी जो है तीनों को सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है। आगे नहीं बात मैं समझता हूँ वो तो इजी हो गया भाई। एक तो जो है सबसे पहले DGHS, ड्रग कंट्रोलर ऑफ हेल्थ सर्विसेज, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज। उसके बाद में आपका जो है ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया। उसके बाद में तीसरा आपका जो है सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी का जो है कोलकाता का जो है डायरेक्टर, ठीक है। उसके बाद में आपका जो है एक प्रिंसिपल ऑफिसर जो नॉमिनेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का होता है, ठीक है। बाकी 3 फार्माकोपिया कमेटी हैं, जो आयुर्वेदिक फार्माकोपिया कमेटी, सिद्धा फार्माकोपिया कमेटी और यूनानी फार्माकोपिया कमेटी। आयुर्वेदिक फार्माकोपिया कमेटी में से 2 लोग, 2 मेंबर, और सिद्धा फार्माकोपिया कमेटी में से 1 मेंबर, और यूनानी फार्माकोपिया कमेटी से 1 मेंबर। उसके बाद में आते हैं हम जो है आप इस पे टीचर्स पे, जो इनके अलग अलग सब्जेक्ट से एक टीचर भी इसमें होंगे। एक तो जो है भेषज कल्पना और जो है द्रव्य गुना का टीचर आयुर्वेदिक का, और एक यूनानी का टीचर जो है, जो आपका जो है जो इल्मुल अदविया एंड तकीस व दवासाजी, इसका टीचर हो गया। और एक गुना पदम जो है सिद्धा का एक टीचर हो गया, 3 टीचर हो गए, ठीक है। और तीन लोग जो है इंडस्ट्री से, 3 लोग अलग अलग, तीनों सिस्टम की आयुर्वेदिक तीन मेडिसिन है, 3 टाइप के सिस्टम हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे, तो 3 का इनका अलग से DT भी होता है। तो तीनों का अलग अलग एक एक मेंबर इंडस्ट्री से भी दिया जाएगा इसमें। और इसमें जो है 3% जो है वो हो गए कौन, जो आयुर्वेदिक, सिद्धा और यूनानी मेडिसिन के में प्रैक्टिस करते हैं, डॉक्टर्स के जो है, ठीक है। तो ये सब के सब इसमें मेंबर्स हो गए। बहुत इजी होगा, मैं सोचता हूँ अगर आप लिखना आपको मुश्किल है नहीं इसको। अब बात करते हैं वर्किंग स्टाइल क्या है। भाई सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो क्या करती है कि इसका एक चेयरमैन अपॉइंट करती है, एक सा चेयरमैन होता है, ठीक है। दूसरा चीज है इसमें कि जो इसका जो ऑफिस पीरियड होता है, जो कार्यकाल इसका होता है, जो वर्किंग पीरियड इसका, वो 3 साल के लिए होता है। हालांकि 3 साल के बाद में जो ऑफिशियल जो मेंबर्स होते हैं, वो फिर से वो एलिजिबल होते हैं री इलेक्शन के लिए और री नॉमिनेशन के लिए, ठीक है। इसके बाद में जो है द बोर्ड में सब्जेक्ट द प्रीवियस अप्रूवल टू सेंट्रल गवर्नमेंट मेक बाय लॉज फिक्सिंग। अब ये क्या करता है कि बोर्ड जो है सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल तो मिल ही जाता है इसको, खैर वो अपने बाई लॉज वगैरह जो अपने जो रेगुलेशन जो भी गाइडलाइंस है वो तभी बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद में जो ये कोई वैकेंसीज उसमें होती है तो उसके लिए भी ये बोर्ड जो है वैकेंसीज को जो है क्रिएट करता है, और वैकेंसीज को जो है वो जो है पब्लिश करते हैं, और ये वैकेंसी मतलब वो कैसे एक्सरसाइज करते हैं। दूसरा इसमें लास्ट इसमें है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या कहे, अगर लगता है कि नेसेसरी है, हालांकि होता ही है कि एक सेक्रेटरी को अपॉइंट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, क्या इसको एक सेक्रेटरी को अपॉइंट करती है, और ये बोर्ड क्या करता है कि अपने काम को स्मूथ वर्किंग के लिए क्लरिकल स्टाफ को भी अपॉइंट करता है, ठीक है। तो ये सब इसका जो है स्ट्रक्चर और फंक्शन हो गए, ठीक है। तो ना की बात आ गई असलम शेर खान ना भाई, आगे भी असलम। चलो ठीक है, बाकी लोगों को अगर असलम को समझ आ गया तो सब बाकी सबको आ ही जाएगा, है ना। यस सर। तो भाई अजहर सिद्दीकी, मोहन कुमार, अगर असलम को समझ में आ गया तो समझो कि सबको आ गया। फिर आगे चलते हैं ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी। ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट एक एडवाइजरी कमेटी बनाती है। DTAB को किसने बनाया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, वो भी नोटिफिकेशन जारी करके, इसको नोटिफिकेशन जारी करके कॉन्स्टिट्यूशन होता है। और ऐसे ही एक ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी को बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है, टू एडवाइज सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड ऑन एनी अदर मैटर टेंडिंग टू सिक्योर यूनिफॉर्मिटी थ्रूआउट इंडिया इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940। अब ये ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी क्या करती है, जितने भी जो ड्रग कॉस्मेटिक्स के जो इश्यूज होते हैं, उसकी यूनिफॉर्मिटी हो गई, उसकी क्वालिटी हो गई, तो इनको लेकर के जो है ये क्या करता है, ये जो यूनिफॉर्मिटी पूरे कंट्री में जो है इसको यूनिफॉर्म बनाने के लिए ये सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट को और ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड को ये अभी इश्यूज पे डिस्कस करती है, जैसे उसको उसको एडवाइस करती है, ठीक है। इसके भी बहुत छोटी सी है इसमें कुछ
जो है, और ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी जो है इसमें 2 रिप्रेजेंटेटिव होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, टू बी नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड 1 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ईच स्टेट गवर्नमेंट टू बी नॉमिनेटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट कंसर्न्ड। अब जितने भी स्टेट्स हैं इंडिया के अंदर, उनमें से सब में से एक मेंबर होगा सभी स्टेट के, और 2 मेंबर होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के इस ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी में। थर्ड पॉइंट इसमें है कि ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी शैल मीट व्हेन रिक्वायर्ड टू डू सो बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड शैल हैव पावर टू रेगुलेट इट्स ओन प्रोसीजर। अब इनका पावर होती है कि अपने प्रोसीजर को ये फॉलो करते हैं, ठीक है। बेसिकली जो काम होता है कि ड्रग जो रिलेटेड इश्यूज हैं उनको, उन पर ये सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट को और जो है ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड को एडवाइस करना, ठीक। अब बात ये तो हो जनरल, अगर आपको एग्जाम में अगर आता है तो आपको इसको नहीं लिखना है, मेन चीज इसलिए आपको लिखा है कि आप इसको पहले पढ़ चुके हैं सेकंड ईयर में। अब इसको पढ़ने के बाद में आपको ये है, ये आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अब आपको जो सब सिलेबस में है वो है आपका आयुर्वेदिक सिद्धा एंड यूनानी ड्रग कंसल्टेटिव कमिटी, ASUDCC। मैंने आपको बताया कि इन सेक्शन 33D ऑफ चैप्टर 4A प्रोविजंस रिलेटिंग टू आयुर्वेदिक सिद्धा एंड यूनानी ड्रग्स ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के अंदर जो चैप्टर्स हैं उसमें चैप्टर 4A में जो है वो आयुर्वेदिक सिद्धा एंड यूनानी ड्रग्स के लिए प्रोविजंस दिए हुए हैं। उसी में सेक्शन 33D में क्या है, वो ये है कि वो जो ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी के क्या क्या फंक्शंस हैं और क्या कैसे कंस्टिट्यूशन इसका होना है वो इसमें मेंशन किया गया है, इसमें सेक्शन 33D। अगर आप इन सेक्शंस को याद रखते हैं तो आपके लिए बड़ा फायदा है इसमें, ठीक है। क्योंकि इसी में नहीं, अगर इन फ्यूचर अगर क्वेश्चन आता है जीपेट में या किसी फार्मासिस्ट क्वालिफिकेशन एग्जाम में, अगर कोई एग्जाम कोई एंट्रेंस एग्जाम में आता है क्वेश्चन, तो ये सेक्शंस वगैरह ये चीज़ें पूछी जाती हैं, ठीक है नहीं। तो मैंने इसलिए ये स्पेशली इसमें मेंशन किया है क्योंकि आपको थोड़ा सा याद रहे इसमें, क्योंकि कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा ये। खैर आगे चलते हैं कि इसमें ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी का क्या फंक्शन है, क्या कॉन्स्टिट्यूशन है। तो इसमें वो सेम जैसे पहले हमने पढ़ा था, यहाँ पे क्या वो सिंथेटिक मेडिसिन के लिए था, और यहाँ पे ये आयुर्वेदिक सिद्धा और यूनानी ड्रग के लिए होगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट इसको बनाती है, जाहिर सी बात है सेंट्रल गवर्नमेंट में कॉन्स्टिट्यूट एन एडवाइजरी कमेटी टू बी कॉल्ड द आयुर्वेदिक सिद्धा यूनानी ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी ASUDCC to advise the central government and the state government and the आयुर्वेदिक सिद्धा यूनानी ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड। मैंने आपको पहले बताया था भाई जो मेन जो जो केमिकल जो ड्रग्स के लिए ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी है वो भी क्या करती है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट एडवाइज और स्टेट गवर्नमेंट और जो है DTAB को एडवाइस करती है। और यहाँ आयुर्वेदिक सिद्धा और यूनानी मेडिसिन के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये क्या जो ASUDCC क्या करेगी, तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और ASUDTAB तीनों को ये एडवाइस करेगी टेक्निकल इश्यूज पर, ठीक है, ड्रग टेक्निकल इश्यूज पर ठीक है जी, ऑन एनी मैटर ऑफ फॉर द पर्पस ऑफ सिक्योरिंग यूनिफॉर्मिटी थ्रूआउट द इंडिया in the administration of this act in so far as it relates to Ayurvedic और यूनानी drugs। इसके ऊपर बात करें केवल यूनानी आयुर्वेदिक सिद्धा एंड यूनानी ड्रग्स के ऊपर केवल। सेकंड इसमें है कि the Ayurvedic सिद्धा and यूनानी drug consultative committee shall consist of 2 persons to be nominated by the central government as representative of that government and not more than 1 representative of each to be nominated by the state government concerned। सिंपल सी बात है, जैसे हमने पहले पढ़ा था वही इसमें भी है कि 2 लोग जो हैं 2 पर्सन या 2 मेंबर तो होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के, और इंडिया में जितने भी स्टेट्स हैं सभी स्टेट में से एक एक मेंबर जो है सभी स्टेट का होगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट इसमें है द आयुर्वेदिक सिद्धा यूनानी ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी शैल मीट व्हेन रिक्वायर्ड टू डू सो बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड शैल रेगुलेट इट्स ओन प्रोसीजर। ये सब क्या अपने प्रोसीजर को ये ड्राफ्ट करते हैं और उसी को ये फॉलो करने की इनके पास पावर होती है। ये आपका हुआ ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी ASUDCC। आगे बात गई, ठीक है। बहुत ही मैं समझता हूँ जो कि ASUDTAB और ASUDCC दोनों चीजें आपको इजीली आपको समझ में आ गई होंगी मेरे हिसाब से। अब आता है ड्रग द आयुर्वेदिक सिद्धा एंड यूनानी ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी हो गया हमारा, है ना। इसके बाद में आता है सेक्शन 33 EEB
इसके अंदर क्या है, रेगुलेशन फॉर मैन्युफैक्चर, रेगुलेशन ऑफ मैन्युफैक्चर फॉर सेल ऑफ आयुर्वेदिक एंड यूनानी ड्रग्स। एक तो क्या है कि इसमें मेन चीज ये है, अगर आपको जो ये मेडिसिन हैं आयुर्वेदिक यूनानी मेडिसिन जो हैं, इनको मैन्युफैक्चर करने के लिए लाइसेंस की नीड होती है। बिना लाइसेंस के इसको मैन्युफैक्चर नहीं किया जा सकता। हाँ, हालांकि सेल करने के लिए इसको किसी लाइसेंस की नीड नहीं होती। जैसे अगर एलोपैथी मेडिसिन की अगर बात करें, तो इनको अगर आपको सेल करना है तो आपको, आपके पास शॉप होनी चाहिए। शॉप का भी पैरामीटर उसको मेजरमेंट दिया हुआ है कि 10 स्क्वायर मीटर, 10 स्क्वायर मीटर, ये करीब जो है 108 स्क्वायर फीट बैठता है। ये आपके पास शॉप होनी चाहिए, उसके अंदर फ्रिज होना चाहिए, बिजली होनी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए, और ये सब चीज़ें उसमें होनी चाहिए। और आपको जो है जो ड्रग ऑफिस है, आपको उसके लिए अपने शॉप का लाइसेंस लेना पड़ेगा। और यहाँ और मेडिसिन को सेल आउट करने के लिए फार्मासिस्ट की नीड होती है, इसमें सिंथेटिक मेडिसिन या केमिकल मेडिसिन। लेकिन जहाँ तक बात है आयुर्वेदिक सिद्धा और यूनानी ड्रग्स की, तो यहाँ पे केवल मैन्युफैक्चर करने के लिए लाइसेंस की नीड होती है, लेकिन सेल करने के लिए किसी लाइसेंस की नीड नहीं है इसमें। ठीक है, तो अब यहाँ पे आगे बात करते हैं इसमें। जो मैंने आपको बात बताई इसको आप देख भी सकते हैं कहीं पे इजीली। तो रेगुलेशन फॉर मैन्युफैक्चर फॉर सेल ऑफ आयुर्वेदिक यूनानी ड्रग्स, तो नो पर्सन shall manufacture for sale or for distribution any Ayurvedic or Unani drug except in accordance with such standards if any as may be prescribed in relation to the drug। अब जो इनकी फार्माकोपियाज हैं उन्हीं के अकॉर्डिंगली, जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं उन्हीं के अकॉर्डिंगली ही ड्रग्स को मैन्युफैक्चर करना है, और उन्हीं के अकॉर्डिंगली जो है उनको जो है लाइसेंस को उसको लेना है, और उसी के बाद में जो है सेल करने के लिए उसको मैन्युफैक्चर करना होता है। सेल करने के लिए कंडीशन ये होती है कि किसी वो मेडिसिन जो है, वो जो आयुर्वेदिक सुधा यानी मेडिसिन किसी रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से वो मैन्युफैक्चर होनी चाहिए। उसके ऊपर मैन्युफैक्चरिंग डेट, मैन्युफैक्चरिंग नंबर, उसका लाइसेंस नंबर, ये सब कुछ होना चाहिए लिखा हुआ। हालांकि सेल करने के लिए कोई इसमें कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं, कोई शॉप की रिक्वायरमेंट नहीं है, किसी लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, किसी फार्मासिस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है इसमें। ठीक है, तो आगे चलते हैं सेक्शन 33 CEEC। इसमें प्रोहिबिशन ऑफ मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ सर्टेन आयुर्वेदिक एंड यूनानी ड्रग्स। कुछ ड्रग्स ऐसी हैं जिसमें को जो है प्रोहिबिशन भी है इसमें कि इनको मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते, क्या क्या कंडीशंस हैं। तो फ्रॉम सच डेट as the state government may by notification in the official gazette specify in this behalf, no person either by himself or by any other person on his behalf shall manufacture for sale or for distribution any misbranded, adulterated or spurious आयुर्वेदिक सिद्धा और यूनानी ड्रग्स। क्या है भाई, कोई भी पर्सन जो है वो किसी भी मिसब्रांडेड, एडल्ट्रेटेड और स्पूरियस आयुर्वेदिक सिद्धा और यूनानी ड्रग्स को मैन्युफैक्चर नहीं कर सकता है। अगर करेगा तो ये पनिशेबल ऑफेंस होगा, ये अपराध होगा, इलीगल होगा। मिसब्रांडेड क्या होता है अभी आपको पता है, किसे कहते हैं मिसब्रांडेड? जो जो है जो ब्रांड कुछ और है, मेडिसिन कुछ और है। ठीक है, तो मिसब्रांडेड या एडल्ट्रेटेड को आपको पता ही है, इसमें एडल्ट्रेशन होगा इसमें। और स्पूरियस किसे कहते हैं कि अगर लेबल कुछ और लगा हुआ है ऊपर बॉटल के ऊपर और मेडिसिन कुछ अंदर कुछ और है या कुछ नहीं है ना, ये स्पूरियस मेडिसिन होगी। इन तीनों मेडिसिन को कोई भी या जो इसको मैन्युफैक्चर नहीं कर सकता है, ना सेल कर सकता है। अगर उसको सेल करता हुआ पकड़ा गया तो उसके लिए फिर पनिशेबल है उसके लिए। तो एनी सेकंड में क्या, एनी पेटेंट और proprietary medicine unless there is displayed in the prescribed manner on the label or container thereof the true list of all ingredients contained in it। ठीक है जी, तो कोई भी पेटेंट प्रॉपर्टी मेडिसिन को जब तक की जो है उसके लेबल पे जितने भी इंग्रेडिएंट्स इसमें यूज किए गए हैं वो एनलिस्ट नहीं होंगे तो तब तक उसको मैन्युफैक्चर नहीं कर सकता है। तो तब मैन्युफैक्चर उसको मैन्युफैक्चर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जितने भी इंग्रेडिएंट्स इसमें यूज हुए हैं वो उसके लेबल पे उसको मेंशन करना पड़ेगा। थर्ड इसके एनी आयुर्वेदिक सिद्धा और यानी ड्रग इन contravention of any of the provisions of this chapter any rule made there under, जो भी इस चैप्टर में आते हैं वो इस चैप्टर के अंदर में वो इसमें इन्वॉल्व होंगे। उसके बाद में सेकंड है इसमें, तो आपका हो गया कि मैन्युफैक्चर फॉर सेल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन।
प्रोहिबिशन। और अब दूसरा आता है इसमें